मैंने ना जाने कितनी बार आपको एक बात बोली है कि ईश्वर भक्ति ज़रूर करा करो, इससे आपको नुकसान कभी नहीं होगा और फ़ायदा इतना होता चला जाएगा कि आप खुद सोचोगे कि ये काम हमारे बन कैसे रहे हैं। रही बात टोने टोटके की, ब्लैक मैजिक आप पर होना फिर पॉसिबल है नहीं। हाँ, उसकी थोड़ी बहुत छींटें आएंगी, उसका एहसास एक बार को हो सकता है, कुछ चीज़ दिख भी सकती है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और मैं ये नहीं कहता कि जैसे मैं भोले बाबा को मानता हूँ आप भी मानो। आप जिन भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी धर्म के हो, प्लीज़ उनको मानना जानना ज़रूर और ज़्यादा कर दो, क्योंकि अब जो समय चल रहा है ना, न जाने सामने वाला आपकी किस चीज़ से चिढ़ जाए। आपके पास पैसा है, सामने वाले को परेशानी है। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, परेशानी है। अच्छा पहन रहे हो, अच्छा दिख रहे हो, तो भी परेशानी है। सामने वाला न जाने किस बात से रूठ कर आप पर कुछ कर दे। और सोचिए, अगर कोई बहना ही अपने भाई पर टोने टोट के पड़ने लग जाए तब क्या हो। रिश्तों पर से विश्वास न जाने किधर चला जाएगा। आप पहली बार आए हैं, नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी कल्पेश, अंकिता और सौरभ की है। कल्पेश और ये अंकिता जो हैं, ये चाचा ताऊ के बच्चे हैं। पहले कल्पेश के बारे में बताता हूँ। कल्पेश एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ज़बरदस्त पोस्ट पे लगा है। ये मानो कि पूरे घर खानदान में इसके जितना पैकेज किसी का है ही नहीं, और बहुत मुश्किल है वैसा होना। और इसकी एक बड़ी वजह भी है। कल्पेश ने जब अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था, उसके बाद इसके पास बहुत सारा ऑफ़र था जॉब करने का, लेकिन इसने उन सबको रोक कर आगे फर्दर स्टडी करनी शुरू कर दी कि भाई मुझे अभी 2 साल की और पढ़ाई करनी है। जब मेरे पास ये डिग्री हो जाएगा तब मैं आगे जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। और कमाल की बात देखिए कि इस दौरान इसके चाचा ताऊ मौसी बुआ इन सब में बहुत बच्चों की बहुत जॉब लगी और सब अच्छे अच्छे पैकेज पे आए थे। सब ने इसका मजाक बनाया इसे, पर ऐसा कुछ वो नहीं हुआ यार कंपटीशन है या उसकी जॉब लग गई मैं भी शुरू कर दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नितिन ये अंकिता सौरभ आएंगे कहानी में, एक एक किरदार धीरे धीरे आएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो ज़रूरी है, अपना इंट्रो। फिर शुरू करता हूँ, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमने लाइक और डिसलाइक दोनों रखवाया है। पसंद आती है तो लाइक करके थोड़ी सी तारीफ़ कर देना कि हाँ कहानी आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करके थोड़ा सा बता देना कैसे बेहतर कर सकता हूँ। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरी कहानी सुनने के बाद अगर उचित लगता है कि इस कहानी को या इस शक्ल को दोबारा देखना पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को। और अगर नहीं पसंद करते तो लेट इट बी, कहानी सुनो, डिसलाइक करो और अच्छा देखो फिर कुछ। कहानी कल्पेश की है, जो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा भरोसा करता है कि बालाजी हैं, बजरंगबली हैं मेरे साथ, तो कोई टेंशन होने वाली बात है नहीं। और उनकी भक्ति ये 7वीं कक्षा से करता चला आ रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता। और जब से ये बता रहे हैं और अभी तक में डेली 7 बार हनुमान चालीसा करते हैं। और मैंने कल्पेश से पूछा भी था तो कहते हैं कि नितिन भैया पता नहीं, लेकिन हाँ जब मैं चालीसा पढ़नी शुरू करता हूँ तो 7 बार से पहले मैं उठता ही नहीं हूँ। और मॉर्निंग का इनका रहता है हनुमान मंदिर। ये सिर्फ मंगलवार जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि ये उनके भक्त हैं तो रोज़ बताऊँ। जो है जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करूँगा। कल्पेश के ख़ानदान में एक शादी आती है, अंकिता और सौरभ की। अंकिता इनके बड़े चाचा की सबसे बड़ी बिटिया है। उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई, भाई ने पूरा फ़र्ज़ निभाया। और ये तब की बात है जब इसका जॉब नहीं लगा था। ध्यान से सुनिएगा, इस वक्त ये कॉलेज में है जब अंकिता की शादी हुई थी। अंकिता की शादी बहुत धूमधाम से हुई, एक अच्छे से बढ़िया से परिवार में हुई। लेकिन ये परिवार जो है टोने टोट के, ब्लैक मैजिक, इन सब की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान, या चीज़ें भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा करने से ऐसा हो जाता है, उस तरफ इनका है। हाँ, इनकी शादी में 2-3 तांत्रिक भी आए थे। उससे पता पड़ता है कि सौरभ के मम्मा पापा या सौरभ की बड़ी दीदी, सौरभ का बड़ा भाई भाभी, ये सब लोग ये मतलब टोने टोट के ज़िंदगी में करते चले आ रहे थे। अब देखिए, ये जो ब्लैक मैजिक होता है ना, इसका सबसे बड़ा एक खामियाजा आपको क्या भुगतना पड़ता है कि ये पलटता ज़रूर है। एक बार वो चीज़ पलटेगी ज़रूर पूरी ज़िंदगी में, और उस वक्त उसका झटका बड़े बड़े बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो
दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। हमने सुना है ना कि अक्सर वो उसमें गिर जाया करते हैं। लेकिन ये प्रेत आत्माओं वाली बात में ना, गड्ढा आप जो खोद रहे हो, जिसको आप गिराना चाहते हो, उसके बराबर में ऑलरेडी उतना बड़ा एक गड्ढा प्रेत आत्मा आपके लिए खोद चुकी होती है। जिसको आप गिराना चाहते हो उसका पॉसिबल नहीं है कि गिरेगा नहीं गिरेगा, क्या पता टोटका अच्छे से ना हो पाए। लेकिन जो प्रेत ने आपके लिए गड्ढा खोदा है, निश्चित तौर से अब कौन से समय आपको उसमें वो लिटाएगा ज़रूर। कल्पेश शादी में बहुत अच्छे से सारे काम करता है। भाई चाचा ताऊ के बच्चे हैं तो प्यार तो बनेगा, और बहना की शादी है तो भरपूर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छी सी शादी होती है। कल्पेश बहुत खुश था कि हमारे घर खानदान की पहली शादी थी और बड़ा मज़ा आया। सौरभ जीजा जी और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई थी। तो ऐसे ही डिस्कशन सा चल रहा था तो कल्पेश की मम्मा ने एक बात बोला कि हमें इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। कल्पेश ने कहा कि अरे मतलब मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मेरी शादी का मतलब कहाँ से आ गया, पापा मम्मी को समझाओ। तो पापा ने कल्पेश का साथ दिया कि नहीं नहीं, अभी इसकी शादी कैसे हो जाएगी, इसकी बड़ी दीदी है, पहले उसकी शादी होगी, और हाँ नेक्स्ट ईयर हम उसकी शादी करेंगे। कल्पेश ने कहा कि हाँ मतलब दीदी की शादी बनती है भाई, और अच्छे से मतलब इसी जगह शादी करेंगे, ये फार्म हाउस बहुत बड़ा था। तो कहा घर वालों ने कि कल्पेश देख, हमारी ऐसी गुंजाइश नहीं है, और देखते हैं कि हमारी बिटिया के भाग्य में कौन है, कैसे हैं। इनकी बिटिया की शादी आई। अब ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। ये जब कल्पेश अंकिता और सौरभ की शादी अटेंड कर रहा था ना, तब से न जाने क्यों सौरभ की फैमिली की नज़र में आ गया था। ये कौन है लड़का, ये क्या करता है, ये क्या पढ़ाई कर रहा है। सौरभ की जो कोई कज़न बहन है, उनके लिए कल्पेश को देखना उन्होंने शुरू कर दिया था, मतलब मन में आ गई थी। तो कल्पेश की बहना के लिए रिश्ता देखा जा रहा था, और कल्पेश जो है, सौरभ जो इनके जीजा जी हैं, उनकी फैमिली की नज़र में आ चुका था। तकरीबन 7-8 महीने बीते थे तो कल्पेश की बड़ी दीदी, मैं नाम नहीं बोल रहा जैसा कल्पेश तुमने बोला, और ये तीनों नाम रियल है, कल्पेश, अंकिता और सौरभ, ठीक है। एक घर पे इनके पंडित जी आते हैं और कुछ तस्वीर दिखाते हैं। कल्पेश उसमें से एक तस्वीर देखकर दीदी से कहता है कि ये तो एकदम मतलब स्मार्ट हीरो और मॉडल टाइप के लग रहे हैं भाई, फिजिक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी। भाई पंडित जी एक चीज़ पूछना था, इनकी हाइट कितनी है। उन्होंने कहा कि हाँ तुमने सही पहचाना, हाइट बहुत अच्छी है इस लड़के की, और जो बेटा तू पढ़ाई कर रहा है ना, यही वाला कोर्स इनने भी किया है। तो कल्पेश ने कहा कि ये मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने देखा है, अरे ये तो हमारे सीनियर हैं, इनकी पोस्ट भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी लगी इनकी। अब जैसा कल्पेश ने बोला, मम्मी पापा ने बाकी तस्वीर हटाकर उस लड़के को देखा। लड़का मतलब वास्तव में बहुत सुंदर। जो कल्पेश की जो बहना है, उन्होंने भी देख कर कहा कि हाँ मतलब पर्सनैलिटी वाइज और पढ़ाई में तू पक्का है कि कल्पेश ये तेरे सीनियर थे। कल्पेश ने कहा मुझे मतलब पक्का नहीं, लेकिन हल्का फुल्का सा ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में देखा है कहीं, और पता नहीं। अब बात तय हुई, मिले, और ये लड़का बहुत प्यारे परिवार से, कल्पेश की जो बहना है उनको होने वाले जीजा जी ने पसंद किया, और ये बहुत अच्छा और सुलझा हुआ, प्यारा और ईश्वर भक्ति करने वाला परिवार था। वो लड़का वास्तव में मतलब मॉडलिंग भी करी है उसने, बीच में कुछ जगह बताते हैं कल्पेश, और मतलब अच्छा प्यारा लड़का है। किसी तरह का बनावटीपना नहीं है कि हमारी हाइट पर्सनैलिटी अच्छी है तो हम तो चलते फिरते लोगों में कोनी मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण सिंपल प्यारा परिवार। अब डिमांड वाली बात आई, उन्होंने कह दिया कि जी हमारे घर में सामान रखने की जगह नहीं है। अब सोचो कि किस परिवार ये कल्पेश की बहना जा रही है। कल्पेश के मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं फिर भी मतलब देखिए रिश्ता तय हो चुका था, तारीख तय हो चुकी थी, तो भैया लेन देन वाली बात हो रही थी। कल्पेश भी साथ ही बैठा था। मतलब लड़के वालों ने साफ मना कर दिया कि जी हमारे घर में ईश्वर की दया से सब कुछ है, हमें सिर्फ आपकी बिटिया चाहिए और कुछ नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी कल्पेश ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहता है नहीं आप गाड़ी तो बताइए कौन सी आप गाड़ी पसंद करेंगे, या फ्रिज एसी कूलर कुछ मतलब। उन्होंने कहा बेटा बाहर जो खड़ी हैं वो घर की गाड़ियाँ हैं, और ऑलरेडी 4 हैं, 5वीं का क्या करेंगे, हमने 2 ट्रेवल में चलानी है। सब लोग हंसने लग गए। फिर कि नहीं मतलब घर में कुछ तो। उन्होंने कहा इतनी सी जगह बताओ जहाँ पर हम सामान रख लें तुमसे लेके। नहीं है, हमारा घर जो खाली दिख रहा है ना आपको, शायद दिख रहा होगा, ये हमारी जो बहू है ना जब आएगी तब भरेगा। सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे। कल्पेश ने ये वाली जो खुशखबरी है
सबसे पहले अपने गुरु को बताई, हनुमान जी को। अगले दिन मंगलवार था, इसने सुबह सुबह जाकर चोला चढ़ाया, हनुमान जी को भोग लगा के एक धन्यवाद किया कि आपने कमाल कर दिया। मतलब घर बैठे इतना प्यारा रिश्ता आया है और दीदी बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। आप मेरे दीदी और मेरे होने वाले जिया जी पर अपनी कृपा रखना, सब कुछ अच्छे से हो जाए। भाई साहब, शादी इतने अच्छे घर परिवार में तय हो गई, कल्पेश की फैमिली से पूरा खानदान किलसने लग गया। हमसे कैसे नहीं पूछा, हमें कैसे नहीं बताया गया, हमसे बिना पूछे तुमने शादी कैसे तय कर दी। अब ये बात ना इसके मम्मी पापा को ताने के तौर पे हर कोई फ़ोन करके, मतलब जो इनके पापा की फैमिली के साइड, मतलब चाचा ताऊ वाले, इतना बुरा भला बोल रहे थे कि कुछ तो चीज़ें मैं बोल भी नहीं सकता। घर पर आए थे इनके ताई जी ताऊ जी, उन्होंने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर दी। वो लड़के के बारे में जानना चाहिए था, खाता पीता तो नहीं है, और उसके परिवार में क्या पता नौटंकी कर रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो कह रहे कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, भाई दान प्रेजेंट वगैरह तो करना ही पड़ता है, और गिफ्ट्स के बिना कैसी शादी होती है। कल्पेश ने कहा आप शादी में आइएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि बिना गिफ्ट्स के भी आजकल शादी होती है। अच्छा कल्पेश, कल को तेरी शादी होगी, तू तो मुंह फाड़ कर मांगेगा चीज़ें, भाई इतनी सारी पढ़ाई कर रखी है तूने। कल्पेश ने कहा कि जैसे मेरे जीजा जी ने मान सम्मान रखा है ना, कि मेरे माता पिता के कंधों पर वजन नहीं आने दिया, मैं भी ऐसी शादी करूंगा, मुझे भी रियलिटी में कुछ नहीं चाहिए। ये सुना और कल्पेश के मम्मी पापा को प्राउड हुआ कि बेटा कमाल कर दिया। हमारे भी मन में यही था कि जैसे हमारी बिटिया के घर परिवार को हमने देखा, क्या हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं। कल्पेश ने कहा कि हम एक रुमाल भी नहीं लेंगे। अब ये सुनकर ना कल्पेश के मम्मी पापा सच में गर्व महसूस करते हैं। जो कल्पेश की बड़ी बहना है जिनकी शादी तय हुई है, वो अपने भाई के बाल खींचते हुए कहती है कि भाई मैं तेरे को फिर भी गिफ्ट तो दूंगी, बहुत समय से तेरे फ़ोन और घड़ी को देख रही हूँ, ये मुझे पसंद नहीं आती। कल्पेश ने अपनी घड़ी देखी, घड़ी मेरी घड़ी से क्या प्रॉब्लम है, अरे ये बहुत पुराने ज़माने की है, मैं तेरे को अपनी शादी से पहले एक बहुत सुंदर एक प्यारी घड़ी दिलाऊंगी। कल्पेश ने कहा कि ठीक है दीदी, जैसी तेरी इच्छा, तुझे मना नहीं करूँगा। अब होता क्या है कि कल्पेश के घर रिश्ता आया, ये सौरभ और अंकिता की तरफ से था। कल्पेश ने मम्मी पापा को देखा कि अभी कुछ समय में, मतलब महीने 2 महीने में दीदी की शादी है, मेरी शादी की बात कहाँ से हो जाएगी। तो उन्होंने ऑफ कोर्स मना करा। कल्पेश ने साफ मना कर दिया कि नहीं, पहली बात तो मेरा अभी जो मैं सोचकर चल रहा हूँ टारगेट, वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, मुझे कुछ एक अच्छा पैकेज ऑफर हो जाए, 1-2 साल मुझे अनुभव हो जाए, कुछ पैसे मैं जोड़ लूँ, तभी मैं शादी करूँगा, अदरवाइज नहीं। अंकिता सौरभ को बहुत बुरा लगा कि मतलब हमारे घर की बिटिया को कैसे मना कर दिया। अंकिता ने कहा कि सौरभ आप एक काम करिए, बैठिए, मैं अंदर कमरे में जाकर बात करती हूँ। अंकिता आती है और कहती है ताई जी, कल्पेश की शादी इसी से होगी जो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। ये सौरभ जी के छोटे चाचा की बिटिया है, पढ़ी लिखी है, अच्छी है, बढ़िया है, और मैंने बोल दिया है घर पे कि हाँ शादी वहीं होगी। उन्होंने कहा देख, शादी हमने तो करनी नहीं, कल्पेश साफ मना कर रहा है, तो तू क्यों जोर दे रही है। सौरभ जी को बुरा लगेगा, उनके घर में सब लोगों को बहुत बुरा लगेगा, आप ये जो कर रहे हो ठीक नहीं है। तभी आ गया कल्पेश, उसने कहा अंकिता दीदी जोर मत दो, मैं शादी नहीं करने वाला, आप जो रिश्ता लाए हो इससे छोड़ो, मैं किसी से भी नहीं करने वाला, अभी 2-4 साल में शादी कर ही नहीं रहा। अरे 3 महीने बाद दीदी की शादी है, मैं अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तो अंकिता ने कहा कि हाँ सुनने में आया है गुड़िया की शादी, तुम्हें क्या लगता हो जाएगी। उन्होंने कहा मतलब नहीं, जो तुम प्लानिंग करते चल रहे हो हैं, कार्ड के डिज़ाइन कंप्यूटर पे मैंने देखे, तू बना रहा था। नहीं नहीं, मैं बना नहीं रहा, बस फॉर्मेट एक तैयार कर रहे थे। तुझे क्या लगता है शादी हो जाएगी। ये ना थोड़ा सा मतलब बेचैन सी होने लग गई। कल्पेश ने कहा दीदी आप बेकार में गुस्सा हो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो सौरभ जी को बुरा लगेगा, दूसरा मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, और तुझे पता नहीं है कि मैं शादी ये जो हो रही है ना, अगर बोल के चली गई कि नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। कल्पेश ने एकदम से अपने माता पिता की तरफ देखा, फिर अंकिता की तरफ देखा कि ये मतलब हमारी बहन बोल रही है, और कुछ समय पहले हमने इसकी शादी में रात दिन एक करके मेहनत करके अच्छे से खुशी खुशी सब काम किए थे, क्या बोल रही है। कल्पेश ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो अंकिता जी आप बोल लो, आपको जो बोलना है हमारे घर पे बोल लो, हमारे घर पर कोई तुम्हारी तरफ से
नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला, कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी हमारे परिवार को, हमारे ऊपर हनुमान जी का हाथ है। अंकिता हंसकर कहती है, अच्छा हाँ, इसी बात का तेरे को बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा है। ठीक है, मैं अभी बोल रही हूँ इसकी शादी नहीं होगी जिस घर तुम जा रहे हो, मतलब ही नहीं, कार्ड छपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अंकिता जुबान देकर जा रही है, और इसने गुस्से में न जाने बोलते बोलते अपना इस तरह से बाल तोड़ा और अपनी उंगलियों पे लपेटते हुए पता नहीं कुछ बोलने लग गई। कितने दिन हुए इसे शादी हुए, मतलब जिस घर तू गई है, ठीक है वो लोग करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, भले ही तेरा पति बिल्कुल एक प्योर तांत्रिक भी है, आप किसके घर में खड़े होकर क्या कर रहे हो? ये हनुमान जी का घर है। ऐसे तांत्रिक न जाने कितने आए और कितने चले गए, किसी पे कुछ ना होने का, लेकिन छींटे तो आएंगी। अब अंकिता ने जिस तरह से गुस्से में वो बाल लपेटने शुरू करे, कल्पेश एकदम क्या बोलता है, हाथ रोक कर, एक मिनट, ये मत करो, क्या कर रही हो, हैं क्या कर रही हो? तो जो ये थोड़ा तेज बोला, सौरभ ने कहा कि क्या हो गया, सब ठीक है? अंकिता एकदम गुस्से में आती है और वो बोलते हुए इसको ऐसे निकाल कर इनकी बहना की तरफ देखकर दो एक बार ऐसे ऐसे करके ऐसे छोड़ देती है। कल्पेश ने वो जो इनने बाल तोड़ा था वो ज़मीन से ढूंढ ढांड कर उठाया, फिर उसके बाद ऐसे तोड़ ताड़ के जितना उससे टूटा उसने घर के बाहर फेंक दिया कि जो करना मुझ पर करो, तुम पे जो होता हो मुझ पर करो ना। तो सौरभ ने एकदम कहा कि क्या हुआ, क्या है? नहीं, ये जो दीदी अभी बद्दुआ दे रही हैं मेरी बहन को मेरे सामने खड़े होकर, अरे नहीं करनी मुझे, और आपके घर से जो रिश्ता आया है, माफ़ी चाहता हूँ सौरभ जी, आपके लिए मान सम्मान पूरा रहेगा, मैं शादी नहीं कर रहा, और मैं अभी आपके क्या किसी भी तरफ से रिश्ता आएगा उसके लिए तैयार नहीं हूँ, शादी करनी ही नहीं है। सौरभ ने कहा कि ये तुम्हारी बुरी किस्मत है, क्योंकि वो जिनके बारे में हमने बताया घर परिवार ऐसा है कि तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता हो रहा था, यहाँ हैसियत और औकात वाली बात आ गई। तो कल्पेश ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अच्छा ही हुआ ना, वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो पाती, भाई हम साधारण से मिडिल क्लास वाले लोग हैं और वो बहुत ज़्यादा रईस। अंकिता कहती है कि तेरे सपने में भी नहीं आ सकता तेरे को क्या क्या गिफ्ट मिल रहा, समझ आ रही है? सौरभ जी बताइए से, उनके घर में ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, तुझे ये मिलता वो मिलता। तो कल्पेश हंसकर बोला कि यही बात आपने गलत कर दी। अभी कुछ समय पहले हमने एक डिसीजन लिया है, जैसे हमारे होने वाले जीजा जी हैं ना, ऐसे ही मैंने करना है, मैंने भी शादी में कुछ गिफ्ट्स नहीं लेने हैं। अंकिता बोली कि ये सब बेकार की बातें दिमाग से निकालते, प्रेजेंट लाइफ में ना आदमी को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और क्या बुराई है शादी में अगर कोई गिफ्ट देता है तो? तू 2 दिन में मेरे पास आएगा कहने के लिए कि मेरी शादी यहीं कराओ जहाँ आप कह रहे हो। कल्पेश ने कहा कि मैं आपके घर में पैर भी नहीं रखूँगा, अब इससे बड़ी बात नहीं, मैं आपके पास आऊँगा कि मेरी शादी करा दो। अंकिता ने कहा कि वो तो समय बता देगा, और सौरभ की तरफ हंसकर बोलती है, चलते हैं हम। सौरभ ने कहा कि तुम परेशान मत हो, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा एक काम करो, गुस्सा गुस्सी छोड़ो, अंकिता यहाँ अपने भाई बहन के पास खड़े हो जाओ, इसकी शादी हो रही है, बिटिया तू भी आ जा इधर। तो कल्पेश की बहना को और कल्पेश को इन्होंने खड़ा करा और अंकिता को साइड में खड़ा करा कि तीनों की फ़ोटो खींच रही है। पता नहीं कल्पेश को ऐसा क्यों लगा कि इसने बालाजी को, मतलब हनुमान जी को गुस्से में देखा है कि क्या कर रहा है तू, मतलब इसे ऐसा महसूस हुआ। इसने दीदी को एकदम फ्रेम से हटा दिया, मतलब जो फ़ोटो खींच रही थी कि तू इधर खड़ी हो जा, सिर्फ मेरे साथ फ़ोटो खींचो, क्योंकि आपको दिखाना होगा ना किसी को, मेरे साथ खींचो। अंकिता सौरभ हंसने लग गए। अंकिता कहती है इसे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, इसे पता नहीं है किससे क्या बात कर रहा है। सौरभ ने कहा कि अरे जिसकी शादी है उन्हें तो बुला लो, कम से कम आ जा बेटा, तू भी आ जा फ़ोटो में। कल्पेश ने कहा नहीं, दीदी की फ़ोटो नहीं खींच रही, आप मेरी फ़ोटो खींचो। इसे ये लगा कि गुस्से में हनुमान जी ने कहा है कि बहना के लिए सामने आ, मतलब फ्रेम में वो जो आ रही है, क्योंकि टोटके के लिए तस्वीर जाने वाली है, तो रक्षा सुरक्षा यहीं से शुरू कर। इसने फ़ोटो खींचने ही नहीं दी, बहना को अंदर वाले कमरे में ले गया, बड़ी दीदी को वहाँ बंद कर दिया और कहा कि बस दीदी नहीं मिल रही, आपको जो सोचना है सोचो। मम्मी पापा को नहीं पता क्यों कर रहा है, कल्पेश को नहीं पता क्यों कर रहा है, लेकिन इसने ऐसा किया है। ये जो अंकिता सौरभ हैं जब यहाँ से जा रहे थे तो टीका होता है, टीका करने वाले थे, तो सौरभ ने कहा नहीं नहीं हमारे ये सब नहीं होता। कल्पेश ने कहा कि अरे हमारे होता है भाई, दीदी जीजा जी आए हैं तो नारियल और टीका तो होता ही है ना। तो अंकिता हंसकर कहती है कि नारियल तेरे घर से, तू गए तो तेरे घर में हम एक नारियल छुड़वा देते हैं।
कल्पेश ने कहा कि दीदी आपका दिमाग ना शायद किसी और तरफ जा रहा है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि यह हनुमान जी का परिवार है, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। सौरभ ने धीरे से कल्पेश को क्या बोला कि बेटा ऐसे परिवार में जो तेरी सोच है सबसे पहले वो घर से बाहर जाएगी, इंतजार कर थोड़ा। और कल्पेश यहां पर यह सोचने पर मजबूर हो गया कि इस आदमी को मैं हर तरह से जवाब देने के लिए सक्षम हूं, लेकिन सिर्फ मैं रिश्ते की मर्यादा में रहकर इस बात को यहीं रोक रहा हूं, वरना बुरा हाल तो यहीं से शुरू हो जाए। कल्पेश अंदर चला गया। माता पिता ने अंकिता और सौरभ को विदाई दी। कल्पेश अंदर आता है, दीदी से पूछता है कि दीदी कोई बात है तो बताओ। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तू ऐसे क्यों बात कर रहा था? अंकिता बहन है हमारी और जीजा जी से तू किस तरह से किस टोन में बात कर रहा है? अरे दीदी ये साफ साफ टोना टोटका कर रही थी, बाल जो इस तरह से तोड़कर इसने पढ़ना शुरू करा, ये क्या था पता नहीं आपको? अरे नहीं अंकिता ऐसी थोड़ी ना है, अपने ही कॉलेज से पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी जॉब कर रही थी और ये सब कुछ दिमाग में मत ला। कल्पेश ने कहा कि मैं 100% बोल रहा हूं कि ये टोना टोटका कर रही थी। मम्मी ने कहा कि कल्पेश गलत नहीं कह रहा, ये जो कभी कभी छाप लगाते हैं ना घर पर, ये भी एक टोटका होता है और इस तरह से बाल तोड़कर कोई भी चीज़ उनके हाथ में होनी चाहिए। तो उसने अपने बाल का इस्तेमाल करके काम करना शुरू करा था और ये गलत नहीं कह रहा कल्पेश, ये सच में अंकिता टोटका पढ़ रही थी। अब यहाँ ना पूरा घर जो कि बहुत ज़्यादा खुश बैठा हुआ था कल्पेश की दीदी की शादी उसकी वजह से, लेकिन एक हल्के से डर और डाउट में आ गया। कल्पेश ने सभी के चेहरे देखकर कहा कि आप लोग डर रहे हो, काला जादू हो जाएगा घर पे, कोई टोना टोटका कर देगा, आप डर रहे हो। तो इसने हनुमान जी की बहुत बड़ी तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी थी, उनकी तरफ इशारा करके बोलता है इनके होते हुए हो जाएगा। ये जब घर में हैं, हमारी सभी की जिंदगी में है, तो हम पर टोटका हो जाएगा। आप इनकी जो ताकत है उस पर डाउट कर रहे हो। माता पिता ने कहा कि नहीं बेटा देख कल्पेश तू विश्वास करता है और हम भी मानते हैं कि हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं, लेकिन इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता बेटा। कल्पेश ने कहा कि मैं इसे अनदेखा कर भी नहीं रहा, तभी मैंने वो टोटका बाहर किया था। रही बात मेरी दीदी की शादी की, उसमें कोई अड़चन इनका बाप नहीं कर पाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं कल ही अर्जी लगाऊंगा। इसने बाबा से अर्जी लगाई और मेहंदीपुर बालाजी से अर्जी लगाई। दीदी की शादी में 8 दिन रह गए थे। ये क्यों जा रहा है नहीं पता, लेकिन ये मेहंदीपुर बालाजी चला गया, बाइक उठाई और अपने एक दोस्त के साथ। इनके घर से बाबा धाम जो है तकरीबन 60 किलोमीटर के आसपास इन्होंने बताया था। ये पहुंचते हैं, बाबा से अर्जी लगाते हैं। कल्पेश की जो दीदी हैं उनके लिए 3 बार टोटका परोसा गया। तीनों बार वो काम नहीं कर पाया। 1 मिनट, भक्त कौन है? कल्पेश। बाबा से सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? कल्पेश। शादी किसकी हो रही है? कल्पेश की बड़ी दीदी की। टोटका कौन कर रहा है? अंकिता और सौरभ। तो कल्पेश की पूजा पाठ और भक्ति का फायदा उसके घर वालों को कैसे हो सकता है? और जो होने वाले जीजा जी हैं उनके साथ परेशानी कैसे टल रही है? उन पे बहुत बड़ी बला आई थी। कहते हैं कि जिस गाड़ी में वो ऑफिस से जब आ रहे थे उस गाड़ी की हालत देखकर लगता नहीं था कि कहीं कोई बचा होगा, और उनकी शर्ट की क्रीज भी नहीं हटी थी। स्क्रैच तो बहुत बड़ी बात है। कल्पेश ने हनुमान जी से अर्जी लगा रखी है, मेरी दीदी और होने वाले जीजा जी की रक्षा सुरक्षा करना, उन पर कृपा अपनी बनाए रखना। खरोंच कैसे आ जाएगी? मैंने बताया ना, शर्ट की जो क्रीज होती है ना वो भी नहीं हटी थी, और गाड़ी को देखकर लग रहा था कि शायद ही कोई बचा होगा। कल्पेश ये चीज़ें अगर मैं शामिल करना, जो आपने पूरा बताया है जो जीजा जी के साथ हुआ था, कहानी मेरे भाई बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो इनके जीजा जी के साथ हुआ था। ये जब मेहंदीपुर बालाजी से होकर आए थे ना, तब जाकर अपने जीजा जी से एक बार मिले थे। और ये मेहंदीपुर बालाजी से नहीं, बीच में जिस मंदिर ये जाते हैं जो इनके घर के पास है, नज़दीक है, वहाँ से एक धागा बनवाया था, जिसे आप रक्षा सुरक्षा कवच भी बोल सकते हो। बहुत से भैरव बाबा का धागा बनवाते हैं, लेकिन जब भी आप धागा बनवाओगे, जिस भी पंडित जी से बनवा रहे हो उन्हें कारण बता देना कि आप किस वजह से ये धागा चाहते हो पहनना, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है फैशन के तौर पे पैर में मत पहन लेना, वरना जो आप समय बुरा कभी सोच नहीं सकते वो महसूस होगा रियल लाइफ में।
मेरी बात पर यकीन मत करो, लेट इट बी, सारी बातें ऐसे ही बोल रहा हूँ, बस बैठ गया और बोलने का मतलब है तो बस बोलता चला जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। आप किसी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिलो जो इस विषय में आपको भरपूर जानकारी दे सकता है। कल्पेश ने एक धागा बनवाया था अपने होने वाले जीजा जी के लिए, और वो उन्होंने पूरी मान सम्मान के साथ पहना भी था, और वो भी ईश्वर भक्ति करते हैं, जानते हैं, मानते हैं। कल्पेश की ज़िंदगी में सबसे पहला और बड़ा चमत्कार तो यही था कि जीजा जी एकदम होने वाले जीजा जी सुरक्षित रहे, उन पर खरोंच भी नहीं आई। बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि इस बिटिया के घर में आने के बाद घर बेकार हो गया, या इससे शादी हुई है, ये तो अपशगुन है, मनहूस है। लेकिन कल्पेश की जो बड़ी दीदी है, जिनकी शादी होने वाली है, जिस घर हो रही है, उस घर में से किसी ने ये बात नहीं बोली। अब इसी से पता चल जाता है कि लोगों की मानसिकता, ये होने वाले जो लोग हैं, कितनी अच्छी है। जिस दिन दीदी की शादी है उस दिन अंकिता, सौरभ ऑफ कोर्स इनवाइटेड थे, लेकिन वो ऐसे कपड़ों में आए हैं जैसे हम साधारण अपने घर के कपड़ों में रहते हैं। भाई घर परिवार में शादी है, बहना की शादी है। अंकिता की तो छोटी बहन है, वो चाचा ताऊ में है तो क्या हो गया, लेकिन अपनी बहना की शादी में क्या गजब के कपड़े पहन के आओगे, नहीं खूबसूरत दिखोगे एकदम, की फोटो खिंचेगी, डांस होगा, शादी का माहौल एक गजब होता है। सब लोग बहुत प्यारे और अच्छे कपड़े पहन के आए थे, बट ये अंकिता और सौरभ को देखकर लग नहीं रहा था कि ये शादी में आए हैं। और अंकिता की मम्मा ने टोक दिया, अरे तुम दोनों को हुआ क्या है, तुम ऐसे मतलब शादी में? तो अंकिता ने कहा, ना हम पूजा पाठ जो करके आए हैं ना, उसके बाद कपड़े बदल नहीं सकते। कहाँ है होने वाली दुल्हन, कहाँ है? कल्पेश ठीक उनके पीछे खड़ा था और इन लोगों को पता नहीं था। कल्पेश इतनी देर में समझ गया कि ये फिर से कुछ करने आई है, ये टोने टोटके इनके बंद नहीं हो रहे। इसने जाकर कल्पेश ने अपनी मम्मी पापा को बताया और कहा, दीदी को जाकर बोल दो, कुछ देर में बारात भी आ जाएगी, जीजा जी को मैं अभी फ़ोन पे ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, हर घर में प्रथा अलग होती है, दूल्हे का स्वागत अलग तरीके से होता है, लेकिन बहुत जगह टीका और मिठाई चलती है ना। टीका मिठाई करनी होती है जब जीजा जी मतलब बारात स्थल पे जब आती है। कल्पेश ने जाकर अंकिता, सौरभ की बात अपनी दीदी को बताई और जीजा जी को भी बता दी। जीजा जी को ये कहता कल्पेश कि मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा था, ना मैं कोई बहुत बड़ा भगत हूँ जो मैं इन चीज़ों की काट जानता हूँ, बस अपने आप मेरे मुंह से निकल रहा था। इसने दीदी और जीजा जी को क्लियर बोला कि पहली बात, उसके हाथ से मतलब अंकिता और सौरभ के हाथ से आपको मीठा नहीं खाना है, इनके हाथ से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेनी है जो कि आपको अपने पास रखनी पड़े। समझ रहे हो? तो ये बात क्लियर थी। और कल्पेश कहते हैं, मुझे जब बात हुआ कि नहीं पता मैंने क्यों बोला, लेकिन इसने ऐसा बोला। इनके होने वाले जीजा जी आए तो अंकिता, सौरभ भी स्वागत में बारात के वहीं खड़े थे। कल्पेश की मम्मा ने टीका किया, इनके पापा भी वहीं पर खड़े थे और कल्पेश भी उधर ही था। तो अंकिता ने टीका करने के बाद जब उन्हें मिठाई खिलाई जा रही थी तो कल्पेश की मम्मा के हाथ से वो मिठाई ले ली और वो जो होने वाले जीजा जी हैं उनकी तरफ इस तरह से बढ़ाया। तभी कल्पेश ने दीदी के हाथ से, वो जो टोटके वाली दीदी है अंकिता, उसके हाथ से मिठाई ली कि एक मिनट, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, होने वाली सास ही खिलाती है, मम्मी आप एक काम करो। तो अंकिता कहती है कि हाँ, फिर इस लड्डू को कहाँ ले जा रहा है, ये खिला दो भाई। कल्पेश ने कहा कि अरे हमारे पास डिब्बा है माँ, दोबारा से। ये समझ गया था कल्पेश। और कमाल की बात देखिए, कल्पेश ने ना उसे खाया ना उस डिब्बे में दोबारा रखा। बारात में से थोड़ी सी जगह बनाकर साइड में को निकला और लेफ्ट साइड में कहीं फेंक दिया। अंकिता उसे लगातार देख रही थी। कल्पेश ने इशारे से पूछा, क्या हो गया? अंकिता ने कहा, नहीं अभी तो शुरुआत है ना, यहाँ देखते आ जा, तू भी क्या करने वाली हो। यहां अंकिता और सौरभ को बहुत बुरा लगा कि जो सबसे पहले करना था शुरुआत में ही, यही नहीं हो पाया। अभी आगे की चीज़ें जो करनी है हमारे को, ये कैसे पॉसिबल हो पाएंगी? ये जो लड़का है ना, इसे यहाँ से शादी से हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटा दोगे? अरे भैया, उसकी बड़ी बहन, सगी बड़ी बहन की शादी है, लड़के को कहाँ भेज दोगे तुम? कोशिश करके देख लो। दूसरी बात, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि उसे कहीं भेज दिया जाए। क्यों जाएगा भाई? बहना की शादी है, पूरे अच्छे से अटेंड करेगा वो, लाख जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर। लेकिन अंकिता, सौरभ ने एक नौटंकी करी। जब ये बारात अंदर आ चुकी थी, दूल्हे साहब
स्टेज पर कुर्सी पर आकर सिंहासन पर आकर बैठ चुके थे, अंकिता ने बुलाया, कल्पेश इधर आ, ये तेरे जिया जी को ना बड़ी दिक्कत सी हो रही है, यहाँ आसपास कोई मेडिकल स्टोर होगा? कल्पेश ने कहा कि क्या दिक्कत हो रही है? इन्हें कभी कभी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ है ना, हमारे पास वो दवाई वगैरह मम्मी के पास है, पापा को 2-1 दिन से एसिडिटी हो रहा था, हम पे है दवाई। सौरभ ने कहा कि नहीं नहीं, मैं एक दवाई लिख कर बता रहा हूँ, आसपास कोई मेडिकल स्टोर हो, अस्पताल है कोई? उसने कहा 6 किलोमीटर आगे अस्पताल है। अब मैं शादी से मैं किसी को भेजता हूँ, आप बताइए कौन सी दवाई है? कल्पेश नहीं, किसी और को ऐसा थोड़ा ना भेज सकते हैं। अरे साधारण सी दवाई तो मंगानी है ना, आप कहो मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है, मैं उसे फ़ोन करता हूँ, यहीं शादी में होगा। अब ये अंकिता और सौरभ को बुरा लग रहा है, क्या बेकार की बात करे जा रहा है, जब हम कह रहे हैं कि हमारी दवाई ला दे, हमें नहीं दिखाना किसी डॉक्टर को। तो कल्पेश ने कहा कि आप 1 मिनट गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं आपको यहाँ काम करता हूँ, रुको। अपने दोस्त को एक को बुलाया, इधर आ, ये सौरभ जिया जी हैं, नमस्कार, वो दवाई बताइए ये लेके आएगा। हाँ बताइए ना कौन सी दवाई लानी है, मैं जाता हूँ। सौरभ ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए कोई दवाई, निकलो यहाँ से। अब कल्पेश का दोस्त इसे देखते हुए मतलब क्या हुआ, ये गुस्सा क्यों हो गए? कल्पेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा कि भाई दीदी की शादी से मुझे हटाने की नौटंकी थी, हैं? मैं समझा नहीं। और दीदी की शादी से तू कहाँ जा रहा है? मैं कहीं नहीं जाने वाला, बताऊंगा किसी वक्त फुर्सत में। अभी पलट कर देख जरा, उनके वो जो पेट में दिक्कत हो रही थी, अभी ऐसे बैठे थे, परेशान हो रहे थे, अब नॉर्मल बैठे हैं क्या? इसके दोस्त ने पलट कर देखा कि हाँ बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं यार। समझ गया मैं। कल्पेश ने जाकर मम्मी पापा को बताया कि उनकी नौटंकी ऐसी हो रही है, मेरे को शादी से कहीं भेज मत देना। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा हमें तेरी बहना के लिए डर लग रहा है। इसने कहा अरे आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं हो सकता, मैं हूं और मेरा होना ना होना तो कुछ बनता ही नहीं, मेरे बालाजी हैं साथ में, आप टेंशन क्यों लेते हो? ये सीधा दीदी के पास पहुंचा, दीदी से कहता है कि दीदी घबराइयो नहीं, ये अंकिता और सौरभ ना बहुत कुछ इस वक्त टोना टोटका लिए फिर रहे हैं, न जाने क्या करने वाले हैं। ये घबरा गई कि तू बेकार की बात कर रहा है, मुझे डरा रहा है, और मुझे अपने लिए, परिवार के लिए, तेरे लिए और तेरे होने वाले जीजा जी सबके लिए बुरा लग रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी और डर हो रहा है। कल्पेश ने कहा कि अरे कल्पेश की बहना है और मेरा गुरु हनुमान जी, और मेरी बहना डर जाएगी? ऐसे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन मत ले। ये जो दीदी को अभी सांत्वना देकर यहाँ से कमरे से निकला है, 15 मिनट बाद ही यहाँ से बहुत सारी लड़कियां इस कमरे से कुछ डरती हुई, घबराती हुई सी आई हैं। कल्पेश ने पलट कर देखा कि उसी कमरे में तो दीदी है। ये भागकर पहुंच रहा था, तभी इसकी मम्मा ने रोका, रुक 1 मिनट, मैं जाती हूँ, मैं देख रही हूँ। कल्पेश बेचैन दरवाजे के बाहर खड़ा है, इधर उधर देख रहा है। इसकी नज़र पड़ी अंकिता और सौरभ की तरफ, वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक जीत की खुशी थी कि हमने जो करना था वो काम तो हो गया। कल्पेश को बहुत ज़्यादा बेचैन देखा। इसके एक दोस्त ने पूछा क्या हुआ, सब ठीक है? उसने कहा यार मेरे को ना मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर? कहाँ, क्यों? यार घर के पास है ना, हनुमान जी से अरदास लगाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के पैरों से टीका लेकर आना पड़ेगा। भाई पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया है, मैं टीका लेकर आऊँ क्या? नहीं तू रोकी यहीं, पहले बस दरवाज़ा खुले, मुझे दीदी को देखना है। हाँ यहाँ से सब लोग एकदम डरते हुए बेचैन से बाहर आए थे। हाँ अभी मम्मी गई अंदर। मम्मी ने हल्का सा दरवाज़ा खोला, कल्पेश बेटा इधर आ। हाँ मम्मी, एक पानी की बोतल लेकर आइए, ज़रा प्यास लग रही है। हाँ बस अभी क्या? कल्पेश के पापा ने पूछा कि हो क्या रहा है? पापा आप जाओ ना। पापा गए, उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। मम्मी ने उन्हें कहा कि आप आइए। इनकी एक मौसी और एक छोटी बहना, मतलब कल्पेश के तीसरे नंबर के चाचा की बिटिया है, वो भी अंदर आए थे उस कमरे में। कल्पेश पानी की बोतल लेकर पहुंचा। मम्मी ने कहा अंदर आ बैठ। तो देखता क्या है कि इसकी दीदी ने, मतलब जब ये पहले गया था बात करने, भरपूर पूरा श्रृंगार, जैसे प्यारी सी वो एक देवी रूप में सजी बैठी थी। अब सारा तो मेकअप हटा हुआ था, काजल फैला हुआ था, जितनी भी चूड़ियाँ पहन रखी थी वो सब ज़मीन पर गिरी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे,
जो इन्होंने लहंगा पहना है उसकी चुनरी साइड में जली पड़ी थी। कल्पेश ने आसपास देखा और सभी से कहा कि हाथ जोड़ के विनती है, ये बात कमरे के बाहर नहीं जाएगी। दीदी आप ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी आप दीदी के पास रहो ज़रा। छोटी तू दीदी को तैयार कर सकती है ना? ये जो इनके छोटे चाचा की बिटिया आई है ना? हाँ हाँ भैया आप परेशान मत हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। बुटीक है मेरे, तो दीदी को मैं बहुत जल्दी से अच्छे से तैयार कर दूंगी, आप सब जाओ यहाँ से। उसने, जो इनकी बहना है, उसने बहुत जल्दी अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर अरेंजमेंट करके इनका गेटअप चेंज किया। कल्पेश यहाँ से तुरंत बाइक उठाता है और निकल जाता है। हनुमान जी के मंदिर का बाहर से दरवाज़ा खोलता है। पंडित जी आते हैं, देखते हैं कि बेटा इस वक्त कैसे? आज तो बिटिया की शादी है, तू यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने कहा बाबा कुछ ना टेंशन चल रही है, बस बाबा का आशीर्वाद लेने आया हूँ। हाँ हाँ आ ना, तू परेशान क्यों दिख रहा है, हुआ क्या है? कल्पेश ने कहा कि आप यकीन नहीं करोगे, घर परिवार में कोई खुशी ना किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। हमारी शादी में कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि वहाँ भरपूर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, टोना टोटका चल रहा है। अब मैं क्या बोलूँ और किसके पास जाऊँ? पंडित जी ने इशारा करा हनुमान जी की तरफ। कहाँ खड़े होकर क्या बोल रहा है तू? हनुमान जी के सामने कुछ छोटे मोटे ये ब्लैक मैजिक करने वालों की शिकायत लेके आया। अरे ऐसे क्या, ऐसे 1000 आ जाए तो कुछ नहीं होता, तू बाबा से अरदास लगा। अब सोचिए, बड़ी बहना की शादी है और ये क्या कर रहा है? इससे कहते हैं विश्वास। कल्पेश हनुमान जी के सामने आता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि बाबा खरोंच नहीं आनी चाहिए, ना मेरे परिवार पर, ना मेरी दीदी और उनके परिवार पर। जो कर रहा है, जो चीज कर रहा है, वो उस पर पलटनी चाहिए। और इसकी बात हनुमान जी ने बिल्कुल से सच कर दी। पता चलेगा कैसे? नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में। ये यहां से बाबा के पैरों से ऐसे सिंदूर उठाता है, ठीक है, और अपने यहां हाथ पर रखता है। ये क्यों कर रहा है नहीं पता। अपने हाथ पर कुछ चीज लपेटता है कि दूषित ना हो, हवा ना लगे, धूल ना लगे। और वहां जाकर दीदी, जीजा जी और जिस सिंहासन पे ये बैठने वाले हैं वहां, और इस वो जो इनका बैंकेट था उसके बाहर एक हल्का सा उसमें से लेता है और टीका लगा देता है। अब ये क्यों किया, इसका क्या परिणाम हुआ, अंकिता और सौरभ जो है वो किस परिस्थिति में आए, और इनके सेकंड पार्ट में क्या सिर्फ कल्पेश के पीछे ही ये लोग बुरी तरह से पड़ेंगे या और भयानक होने वाला है, नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में बताऊंगा। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।